वेलकम टू द श्रीवास्तव क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं हमारा ईवीएस का चैप्टर 8, ठीक है ना फ्रेंड्स, जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी और इसको हिंदी में बोलते हैं जैव विविधता। अच्छा तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात क्लियर कर देती हूँ कि ये जो मैं आपका कंटेंट बनाती हूँ सारा, ये मैं आपके सिलेबस से और आपकी बुक की मदद से बनाती हूँ, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा मिलता है जो आपको लगता है कि वो हमारी बुक में नहीं है लेकिन पता नहीं दीदी ने तो हमें पढ़ा दिया है, तो वो टॉपिक जरूर आपके सिलेबस में होगा, ठीक है ना। तो मैं आपके सिलेबस को भी पूरी तरीके से फॉलो करती हूँ। तो मुझे बस यही बताना था कि अगर आपको लगे कि ये टॉपिक हमारी बुक में नहीं है या फिर मैम ने या दीदी ने ये टॉपिक हमें एक्स्ट्रा पढ़ाया है, तो टेंशन मत लीजिएगा, वो आपका सिलेबस का टॉपिक है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को हिंदी में बोलते हैं जैव विविधता। So biodiversity is all the different kinds of life you will found in one area. The variety of animals, plants, fungi and even microorganisms like bacteria that make up our natural world. देखो बायोडाइवर्सिटी को हिंदी में बोलते हैं जैव विविधता, ठीक है ना। और ये जैव विविधता क्या होती है? ये होती है डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइफ, यानी कि हमारी पृथ्वी पर अलग अलग तरीके के कितनी प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे जो है वो पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो यानी कि अब यहाँ पे हम एक एरिया की बात कर रहे हैं, किसी एक एरिया में कितने काइंड्स के यानी कितने टाइप्स के एनिमल्स या फिर लाइफ्स प्रेजेंट है उसमें। अब लाइफ में यहाँ पे एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स वगैरह सब आ जाते हैं, ठीक है ना। तो कितने टाइप्स के वो एक जगह पे प्रेजेंट है, उनकी वेराइटीज कितनी है, उसको बोल देते हैं बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे एक एरिया की बात हुई है, मैं आपको अर्थ के कंपैरिजन में भी बता देती हूँ हमारी अर्थ में कितनी स्पीशीज पाई जाती है किसी भी चीज की, वो प्लांट, फंगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स कुछ भी हो, उन सबकी वेराइटीज को क्या बोल देते हैं? बायोडाइवर्सिटी। The term biodiversity was coined in 1985 by Walter G. Rosen. तो ये जो टर्म थी हमारी बायोडाइवर्सिटी, इसको कॉइन किया था, यानी कि इसका आविष्कार किया था 1985 में वाल्टर जी रोजन ने। ओके, It refers to variabilities among plants and animals and microorganism species. अब इसको रेफर किया जाता है वेरिएबिलिटीज यानी कि वेराइटीज, ठीक है ना। अलग अलग वेराइटीज किसमें? प्लांट्स में, एनिमल्स में और माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पीशीज में। इन सब स्पीशीज में जितनी ज्यादा वेराइटी होती है, मतलब उन वेराइटीज को ही बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना। इसको हमारी बुक में बोला हुआ है लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो देयर आर द फॉलोइंग 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो हमारी बायोडाइवर्सिटी के 3 टाइप्स हैं, जेनेटिक, स्पीशीज एंड इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। और ये जो इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी है, इसको इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी भी बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी से। सो स्पीशीज डाइवर्सिटी रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। अब देखो स्पीशीज डाइवर्सिटी का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज मिलती है, ठीक है ना। देखो जैसे मेरा एक एरिया है, मेरे एरिया में कितने तरीके के पेड़ पौधे हैं, कितने तरीके के जानवर हैं, ठीक है ना, एनिमल्स है, कितने ह्यूमन बींग्स हैं। तो इन सबके जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज हो गए वो एक एरिया में मिलती है, उसको क्या बोल देते हैं? स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो ये पर्टिकुलर एरिया के लिए है। इट इज द बायोडाइवर्सिटी एट द मोस्ट बेसिक लेवल। तो देखो ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये बेसिक लेवल पे यानी किसी पर्टिकुलर एरिया की बात की जा रही है। आप इसको अपने एरिया में चेक कर सकते हैं कि आपके एरिया में कितने टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं, एनिमल्स किस किस टाइप के हैं, कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, तो वो आपके एरिया की स्पीशीज डाइवर्सिटी हो जाएगी, ठीक है। It includes all the species ranging from plants to different microorganisms. तो इसके अंदर सारी स्पीशीज आती है, प्लांट्स से लेकर डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर, मतलब सारी की सारी स्पीशीज होती है वो इसके अंदर शामिल होती हैं। No two individuals of the same species are exactly similar. For example, humans show a lot of diversity among themselves. देखो क्या होता है, एक सेम स्पीशीज के हम ह्यूमंस को देखो, हम होमोसेपियंस हमारी स्पीशीज होती है, ठीक है ना। तो होमोसेपियंस एक सेम स्पीशीज के दो लोग यानी दो इंडिविजुअल कभी भी सेम नहीं लगते हैं। हम इंसान को देखो, हम अपने बहन भाई से कितने डिफरेंट होते हैं, हम अपने मदर से, अपने फादर से कितने डिफरेंट होते हैं। तो इसी को बोला है कि कोई भी दो इंडिविजुअल्स अगर वो सेम स्पीशीज के भी है तब भी वो एकदम सिमिलर नहीं होते हैं, ठीक है। स्पीशीज इज यूजुअली कैलकुलेटेड एज ईदर स्पीशीज डेंसिटी और बाय यूजिंग मार्गल्स इंडेक्स। तो देखो जो स्पीशीज होती है उसको यूजुअली हम कैलकुलेट कर सकते हैं या तो स्पीशीज डेंसिटी से या फिर मार्गल्स इंडेक्स को यूज करके भी हम स्पीशीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब ये क्या है, इसका एक पूरा फॉर्मूला है। देखो अभी हमने मार्गल्स इंडेक्स की मदद से हो या फिर स्पीशीज इंडेंसिटी हो, इसको हमने डी से डिनोट किया है, S-1। अब इसको बोलेंगे S-1 लोग की जगह मैंने यहाँ पे LN लिखा है, N। देखो LN यानी कि लोग, ओके ना। आपने सुना होगा log 1 log 2 है ना, लोग्स जो होते हैं, लोग टेबल तो आप लोगों ने देखी होगी ना फ्रेंड्स।
तो यहाँ पे जो S है वो डिनोट करता है टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज, यानी कि उस जगह पर टोटल कितनी स्पीशीज है नंबर में, मतलब 1000, 2000, 3000 ये सब, ठीक है। और जो हमारा N है वो है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल सैंपल, यानी हमने कितने टोटल मतलब कितने इंडिविजुअल्स को हमने सैंपल किया, वहां पे जितनी स्पीशीज थी उनमें से कितनों को हमने सैंपल कर लिया है। सो N हो गया उनकी अमाउंट। सो देयर आर सेवरल इंडेक्सेस टू कैलकुलेट स्पीशीज रिलेटिव अबंडेंस कंपोनेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे इंडेक्सेस हैं जो कैलकुलेट करते हैं स्पीशीज रिलेटिव अबंडेंस कंपोनेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब इसके कुछ एग्जांपल है, वो देखो यहाँ पे मैं 2 इंडेक्स की बात करूंगी, ठीक है ना। तो ये जो इंडेक्स वाला टॉपिक है वो मैं आपको यहाँ से पढ़ाऊंगी, ठीक है ना। 1 और 2 ये हमारे 2 इंडेक्सेस है। पहला हमारा शेनॉन वीनर इंडेक्स जिसको हमने H' से रिप्रेजेंट किया है। सेकेंड हमारा सिम्पसन्स इंडेक्स जिसको हमने L से डिनोट किया है। सो H' आपको पता चल गया होगा, शेनॉन वीनर इंडेक्स के लिए हमने यूज किया है। माइनस, देखो ये जो हमारा साइन होता है ना, ये हमारा इंटीग्रिटी के लिए साइन होता है। इंटीग्रिटी यानी कि प्लस, एडिशन के लिए हम इस साइन को यूज करते हैं। ये हमारा मैथ्स में और फिजिक्स में काफी यूज होता है, तो शायद, और ये मैथ्स में आप लोगों ने देखा होगा ना, मीन वगैरह जब आप निकालते हो तो हम इस साइन का यूज करते हैं। इसको हम इंटीग्रेशन भी बोल देते हैं, फिर आप लोग शायद क्या पता आप लोग समेशन वगैरह के लिए भी बोल देते हो। तो यहाँ पे S I इक्वल्स टू 1 PI log PI। सो यहाँ पे जो S है वो डिनोट करता है नंबर ऑफ स्पीशीज, जो हमारा PI है वो डिनोट करता है प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल फाउंड इन IH स्पीशीज। तो देखो यहाँ पे बात करते हैं, अगर हम देखो हम डॉग की स्पीशीज की बात कर रहे हैं, किसी डॉग की स्पीशीज की, तो किसी एक जगह पर उसकी कितनी प्रोपोर्शन पाई जाती है, यानी डॉग्स कितने पाए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हमने PI। अब इसको हम कैसे निकालते हैं, इसको हम निकालते हैं NI डिवाइडेड बाय N। तो जो NI हो जाता है वो हो जाता है कि उस जगह पर कितनी डॉग्स की स्पीशीज हो गई, यानी कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ IH स्पीशीज, यानी डॉग्स के कितना नंबर हो गए, एंड टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, और टोटल कितनी बायोडाइवर्सिटी है। सोचो यहाँ पे मेरे 20 तो डॉग्स हो गए और मेरी टोटल जो उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी वो है 100। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो मेरी PI आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक हमारा इंडेक्स था। दूसरा तरीका हमारा सिम्पसन्स इंडेक्स जिसको हम L से डिनोट करते हैं। L इक्वल्स टू इंटीग्रिटी का साइन है हमारा S एंड I इक्वल्स टू 1 PI स्क्वायर। तो सेम S एंड PI जो है ये सेम है, ठीक है ना। तो आई होप ये वाला आपको जो इंडेक्सेस है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको ये जो दोनों हमारे इंडेक्सेस थे ये मैंने आपको कॉपी की मदद से पढ़ा दिए, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लैक दिख रहा था, इसमें आपको कुछ समझ नहीं आता, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है these two indexes are the most commonly used indexes to compute species diversity। यानी कि ये जो 2 इंडेक्सेस हैं ये बहुत ज्यादा कॉमनली यूज्ड इंडेक्सेस हैं कंप्यूट करने के लिए, यानी कि कंपेयर करने के लिए स्पीशीज डाइवर्सिटी को, यानी किसी एक जगह पे कितनी स्पीशीज डाइवर्सिटी है उसको कंपेयर करने के लिए हमें इन 2 इंडेक्सेस का बहुत कॉमनली यूज किया जाता है, ठीक है ना। पहला जो मैंने आपको बताया था शेनॉन वीनर इंडेक्स, इसकी जो रेंज है वो 0 to 1 आती है, एंड सिम्पसन्स इंडेक्स की भी जो वैल्यू रेंजेस है वो फ्रॉम 0 to 1 है। स्पीशीज डाइवर्सिटी इज ऑफ 3 टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन स्पेशियल स्केल। अब ये जो हमारी स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है ये भी 3 टाइप्स की है, और ये डिपेंड करती है मतलब स्पेशल स्केल के ऊपर डिपेंड करते हुए इसके 3 टाइप्स है। स्पेशल का मतलब होता है स्थानिक, ठीक है ना। अब ये जो 3 टाइप्स है इसका वो है पहला अल्फा डाइवर्सिटी, सेकंड बीटा डाइवर्सिटी एंड थर्ड शायद गामा डाइवर्सिटी है। सो अल्फा डाइवर्सिटी मतलब कि डाइवर्सिटी विद इन अ कम्युनिटी, यानी किसी एक समुदाय में कितनी डाइवर्सिटी है, कितनी अलग अलग स्पीशीज पाई जाती है उसको बोल देते हैं अल्फा डाइवर्सिटी। एंड सेकंड इज बीटा डाइवर्सिटी। Beta diversity is the measure of variation in species diversity between 2 or more adjacent communities। यानी कि 2 या फिर उसके आसपास की जितनी भी कम्युनिटीज होती है, 3-4 कम्युनिटीज के बीच में कितनी डाइवर्सिटीज है, यानी कि कितनी स्पीशीज पाई जाती है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीशीज कितना है, उसको हम बोल देते हैं बीटा डाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर्सिटी सिर्फ एक कम्युनिटी की बात करते हैं, बीटा डाइवर्सिटी में हम 2, 3, 4 इतनी कम्युनिटीज की बात करते हैं, इससे ज्यादा नहीं लेते, ठीक है ना। थर्ड है हमारा गामा डाइवर्सिटी। So, gamma diversity represented as total number of species in a landscape or geographic region। देखो वहाँ पे हम बात कर रहे थे कम्युनिटीज की, यानी किसी एक पर्टिकुलर रीजन की, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लैंडस्केप और जियोग्राफी रीजन, यानी एक बहुत बड़ी जगह, ठीक है ना। तो उस एक बहुत बड़ी जगह पे कितनी स्पीशीज पाई जाती है, टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज क्या, उसी को हम बोल देते हैं गामा डाइवर्सिटी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो है जेनेटिक डाइवर्सिटी। देखो हमने इस डाइवर्सिटी के बायोडाइवर्सिटी के 3 टाइप्स बताए थे। पहला था हमारा स्पीशीज, दूसरा जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड तीसरा था हमारा इकोलॉजिकल। तो हमने स्पीशीज वाला क्लियर कर लिया, अब हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है। सो जेनेटिक डाइवर्सिटी इट रिफर्स टू द वेरिएशंस अमंग द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। तो देखो इट रेफर्स का मतलब होता है कि किसी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल में कितनी वेरिएशंस है, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब जेनेटिक मटेरियल का यहाँ पे मतलब डीएनए से है, क्योंकि आप सबको पता होगा जो जीन्स होते हैं वो, यानी पेरेंट्स से अगर उनके बच्चों में भी कोई कैरेक्टरिस्टिक जाता है तो वो जीन्स के थ्रू जाता है, और यही एनिमल्स की भी यही बात होती है। अगर एनिमल्स में भी
कोई कैरेक्टरिस्टिक उनके पेरेंट्स उनके बच्चों में आया है तो वो जीन्स के थ्रू ही जाता है, वो जो जीन्स होते हैं वो हमारे डीएनए पर प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब होता है वेरिएशंस जेनेटिक मटेरियल में किसी भी ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। एवरी इंडिविजुअल ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज डिफर्स फ्रॉम ईच अदर इन देयर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल, ठीक है ना, किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज का, मैं एग्जांपल के मैं हम ह्यूमंस को ही लेती हूँ, होमोसेपियंस, ठीक है ना, हम होमोसेपियंस है, हमारी जो स्पीशीज है उसको होमोसेपियंस बोलते हैं, इंसानों की स्पीशीज को। तो हमारी स्पीशीज में अगर हम बात किया जाए, हर एक इंडिविजुअल, यानी आप अपने बहन भाई को ले लो, हर किसी का जो जेनेटिक मटेरियल की जो बनावट है, यानी जेनेटिकली हर एक अपने आप में डिफरेंट है, ठीक, क्योंकि उनके जो जीन्स है, उनका जो डीएनए है उसमें डिफरेंस है। तो यही बात इसमें बोली गई है, कोई भी पर्टिकुलर स्पीसीज का इंडिविजुअल हो तो जो उनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो उनका जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें डिफरेंट होता है, वो एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं। That's why every human looks different from each other। इसीलिए हर एक इंसान जो है वो एक दूसरे से अलग दिखता है। आपने कभी देखा एकदम डिट्टो? हाँ, वो उनमें होते हैं जो ट्विंस होते हैं, वो भी वो वाले ट्विंस जो सेम एग से बनते हैं। देखो, दो तरीके के ट्विंस होते हैं, एक जो सेम एग को डिवाइड करके दो बेबीज बन जाते हैं, एक जो डिफरेंट एग्स होते हैं। तो ये वाले जो ट्विंस होते हैं इनमें सिमिलैरिटी के काफी कम चांसेस होते हैं, लेकिन ये जो ये वाला ट्विन होता है जो एक ही एग से बनते हैं, इन वाले ट्विंस में सिमिलैरिटी बिल्कुल 99% सिमिलैरिटी होती है इनमें, ठीक है ना। सो सिमिलरली देयर आर डिफरेंट वेराइटीज इन द सेम स्पीशीज ऑफ राइस, व्हीट, मेज, बार्ली। और इसीलिए अलग अलग वेराइटीज होती है सेम स्पीशीज में भी, इसलिए एक स्पीशीज की अलग अलग वेराइटीज होती है। जैसे कि आपने देखा होगा चावल, कहने को तो चावल होते हैं, लेकिन चावल में भी कितनी वेराइटीज मिलती है। बासमती राइस अलग होते हैं कि वो जो मोटे मोटे होते हैं वो अलग होते हैं, छोटे वाले अलग आते हैं। तो चावल में भी बहुत सारी वेराइटीज होती है, यानी चावलों की भी स्पीशीज बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे व्हीट की बात की जाए, गेहूं, मक्के में भी आपने देख लो एक येलो वाला आता है, एक कलरफुल मेज भी आता है, यानी कलरफुल मक्के के दाने जिसमें होते हैं। तो अलग अलग वेराइटीज हो गई, बार्ली एटसेट्रा। तो आई होप ये जेनेटिक डाइवर्सिटी समझ आया होगा। इसके अंदर क्या होता है, स्पीशीज सेम होती है, लेकिन उसके हर इंडिविजुअल में यानी कि वेराइटीज होती है। वो किस बेस पे होती है? क्योंकि उनका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डिफरेंट होता है। आपको एग्जांपल लेके चलो, हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर कोई भी इंडिविजुअल एक जैसा नहीं होता है, सबके अंदर डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि सबका डीएनए मटेरियल डिफरेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसको हम इकोसिस्टम डाइवर्सिटी भी बोलते हैं। सो एन इकोसिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर। तो इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम होता है कलेक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी एक ऐसी जगह जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और अपना मतलब एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करके काम करते हैं, उसको बोल देते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। Ecological biodiversity refers to the variation in the plant and animal species living together and connected by food chains and food web। Ecological biodiversity का मतलब होता है variations, यानी कि changes या फिर varieties in plants and animal species। ऐसे plant और animal species में variation जो एक साथ रहते हैं और एक दूसरे से connected होते हैं food chain और food webs के द्वारा, यानी जो एक दूसरे पर dependent होते हैं। ऐसी plant और animal species के अंदर जो डाइवर्सिटी होती है उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। इट इज द डाइवर्सिटी ऑब्जर्व्ड अमंग द डिफरेंट इकोसिस्टम्स इन अ रीजन। ये जो डाइवर्सिटी है इसको ऑब्जर्व किया जाता है डिफरेंट इकोसिस्टम्स में, यानी एक रीजन के डिफरेंट इकोसिस्टम की जो डाइवर्सिटी होती है अलग अलग होती है, ठीक है। डाइवर्सिटी इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स लाइक डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स एक्सेट्रा इंक्लूड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यानी देखो, मैंने वही बताया, अलग अलग इकोसिस्टम्स की जो डाइवर्सिटी होती है वो अलग अलग होती है। यानी कि डेजर्ट्स जो होगा एक इकोसिस्टम होगा, डेजर्ट इकोसिस्टम। रेन फॉरेस्ट हो गया, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। यहीं पे मैंग्रोव्स जो होगा, मैंग्रोव फॉरेस्ट होगा, ये एक अलग तरीके का फॉरेस्ट हो गया। तो इन सब में अगर मैंने आपको पढ़ाया था पिछले से शायद पहले चैप्टर्स में, मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें क्या क्या पाए, यहाँ पे किस किस तरीके के एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं, इनमें किस तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। सो जैसे जैसे इकोसिस्टम चेंज होता है, एनवायरनमेंट चेंज होता है, सब कुछ चेंज होता है, तो वहाँ की जो डाइवर्सिटी होती है, यानी एनिमल्स और जितने भी प्लांट्स वगैरह की स्पीशीज होती है वो भी डिफरेंट हो जाती है। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी समझाऊं तो उसका मतलब होता है अगर हमारा इकोसिस्टम चेंज होता है तो उसकी जो स्पीशीज होती है वो भी डिफरेंट होती है, यानी डिफरेंट इकोसिस्टम डिफरेंट डाइवर्सिटी, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक करने वाले वो है बायोजियोग्राफिक, यहाँ पे ग्राफिक आएगा, जोन्स इन इंडिया। तो बायोजियोग्राफिक यानी कि जैव भौगोलिक केंद्र क्षेत्र जो होते हैं भारत में, वो उन्हें पढ़ेंगे। तो देखो, ये 10 जोन्स होते हैं, इसमें हम सबसे पहला पढ़ने वाले हैं ट्रांस हिमालयन रीजन। सो दिस जोन इज लोकेटेड इन द रेन शेडो जोन बियॉन्ड द ग्रेटर हिमालय। ये जो जोन है
ये ग्रेटर हिमालय के आगे स्थित है, यानी आगे पाया जाता है। और ये जो जगह है ये रेन शेडो जोन है, यानी कि वर्षा छाया क्षेत्र, एक ऐसी जगह जहाँ पे ज्यादा बारिश नहीं होती, बहुत कम हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है, ठीक है। इट कॉन्स्टिट्यूट्स 5.6% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया, यानी कि लगभग भूमि का 5.6% जो एरिया है उस पर ट्रांस हिमालयन रीजन है, ठीक है। इंक्लूड्स दी हाई एल्टीट्यूड, और ये जो जगह है इसमें ऊंचाई वाली जगह शामिल है, ठंडी और शुष्क यानी कि सूखे माउंटेन जो होते हैं लद्दाख के, जम्मू कश्मीर के, ये इसके अंदर शामिल होते हैं। नॉर्थ सिक्किम, लाहौर एंड स्पीति एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का लाहौर स्पीति जो क्षेत्र है वो भी इसी के अंदर आते हैं। तो ये टोटल 5.6% एरिया है, और इसके अंदर हाई एल्टीट्यूड ऊंचाई जगह वाले ठंडे और शुष्क पहाड़ आते हैं जम्मू कश्मीर के, और लद्दाख के, नॉर्थ सिक्किम आता है, लाहौर और स्पीति आता है हिमाचल प्रदेश का। तो ये जो सारी जगह है वो इसके अंदर शामिल है ट्रांस हिमालयन रीजन के अंदर। दिस जोन रिसीव्स एनुअल रेनफॉल ऑफ लेस देन 350 mm। अब ये जो जोन है हमारा, इसमें जो वार्षिक रेनफॉल होती है, यानी एक साल में यहाँ पे 350 mm से भी कम बारिश होती है। तो अब आपने अंदाजा लगा लिया होगा कितनी कम बारिश होती है, ठीक है। It is a favorable habitat for the biggest populations of wild sheep, goat, wild yak, ass, gazelle and horned antelope in the world। अब ये जो हमारा जोन है ये एक फेवरेबल हैबिटेट है, यानी कि एक अनुकूल जगह है रहने के लिए बड़ी बड़ी पॉपुलेशंस के लिए, जैसे कि वाइल्ड शीप, गोट, जंगली याक हो गया, एस को आप यहाँ पे डंकी भी लिख सकते हैं, डंकी, क्योंकि एस और डंकी वही गधा हो गया, गजेला एंड हॉर्न एंटीलोप इन द वर्ल्ड। ओके, तो ये जो हमारा जोन है ये बड़ी बड़ी पॉपुलेशंस के लिए काफी फेवरेबल प्लेस है, उनके रहने के लिए काफी अच्छी जगह है, ठीक है। अदर रेयर फ्लोरा का मतलब यहाँ पे एनिमल्स होता है, ठीक है ना। अदर रेयर जो एनिमल, दूसरे जो रेयर एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं वो आते हैं स्नो लियोपार्ड, माइग्रेटरी ब्लैक नेक्ड क्रेन, जिसको ग्रूस को साइंटिफिकली जो इसका नाम है वो है ग्रोस निग्रिकोलिस। सो ये जो हमारा माइग्रेटरी ब्लैक नेक्ड क्रेन है इसको साइंटिफिकली एक नाम है वो है ग्रोस निग्रिकोलिस। तो आप इसका साइंटिफिक नेम या फिर आप इसका एक कॉमन नेम याद कर सकते हैं। द कोल्ड ड्राई डेजर्ट, यानी कि ठंडा सूखा रेगिस्तान जो इस जोन का है वो रिप्रेजेंट करता है बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली फ्रेजाइल इकोसिस्टम, यानी कि एक बहुत ज्यादा नाजुक इकोसिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द हिमालय, ये हमारा सेकंड जोन है। इट कॉन्स्टिट्यूट 6.4% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया, यानी कि टोटल भूमि का 6.4% एरिया जो है उस पर ये द हिमालय जोन फैला हुआ है। इसके अंदर शामिल होते हैं सम ऑफ द हाईएस्ट पीक्स इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया में जो बहुत ऊंची ऊंची चोटियां हैं, यानी कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो है वो इसके अंदर शामिल होते हैं कुछ। The Himalayan zone makes India one of the richest areas in terms of habitat and species। ये जो हिमालय जोन है ये भारत को एक बहुत ज्यादा अमीर क्षेत्र बनाता है, किसके टर्म्स में, हैबिटेट एंड स्पीशीज, यानी कि स्पीशीज इस वाले एरिया में बहुत ज्यादा स्पीशीज पाई जाती है और बहुत ज्यादा हैबिटेट्स पे, यानी स्पीशीज के रहने के लिए जो जगह होती है वो भी बहुत ज्यादा पाई जाती है, इसीलिए ये इंडिया को एक रिचेस्ट एरिया बनाता है, ठीक है ना। इन इंडिया द हिमालय आर स्प्रेड ओवर स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल एंड अरुणाचल प्रदेश। भारत के अंदर ये जो हिमालय वाला हमारा जोन है ये फैला हुआ है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, ये इतने सारे स्टेट्स है जिनमें ये जो हिमालय जोन है हमारा ये फैला हुआ है। इट हैज वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम्स लाइक ट्रॉपिकल वेस्ट फॉरेस्ट। अब इसके अंदर अगर हम इकोसिस्टम की कुछ वेराइटी इसके अंदर पाई जाती है, जैसे कि ट्रॉपिकल वेस्ट फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल वेट फॉरेस्ट, moist temperate coniferous forest, broadleaf forest, subalpine shrublands and meadows। ये कुछ ऐसे इकोसिस्टम्स हैं जिनकी वैरायटी हमारे द हिमालय जोन के अंदर पाई जाती है। द फ्लोरा ऑफ हिमालयन जोन, यानी कि इसके अंदर कौन से जानवर पाए जाते हैं, तो तिब्बतन एस, सन बियर, वाइल्ड बोर, जिबन, रेड पांडास, लेसर कैट्स, जंगल फाउल, सिरो, कोकरास, नेड हिमालयन मोडल। नेक्स्ट है हमारा द इंडियन डेजर्ट। तो इसके अंदर इंडियन डेजर्ट जोन, यानी भारत का जो रेगिस्तान जोन है वो लगभग 6.6% जमीन के ऊपर फैला हुआ है, और ये जो जोन है इसको डिवाइड किया हुआ है 2 बायोटिक प्रोविंसेस के अंदर, प्रोविंसेस यानी प्रांतों के अंदर। तो 2 जैविक प्रांतों के अंदर इसको डिवाइड किया हुआ है, और वो है हमारा द थार डेजर्ट एंड द कच्छ, आपने सुना ही होगा नाम, ठीक है। तो डेजर्ट वेजिटेशन इंक्लूड्स, यानी इन डेजर्ट में जो वनस्पतियां पाई जाती है, वेजिटेशन यानी कि वनस्पति, अब इसके अंदर पेड़ पौधे वगैरह आ जाते हैं, ठीक है ना, छोटे मोटे घास फूस सब कुछ इसी के अंदर आ जाता है वनस्पति के अंदर। तो इसके अंदर थोर्न स्क्रब, ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। अब ग्रासलैंड्स भी कौन से कुछ नाम दिए हुए हैं यहाँ पे, एक्सेशिया, बेलेनाइट, कैपरिस डेसिडुआ एंड टेकोमेला, ये कुछ ग्रासलैंड्स इसके अंदर पाए जाते हैं। The fauna found
फाउंड इन डेजर्ट आर ब्लैक बग्स, यानी कि जो एनिमल्स पाए जाते हैं यहाँ पे वो है ब्लैक बग्स, चिंकारा, क्वेल एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ये कुछ फोना यानी एनिमल्स पाए जाते हैं। द रन ऑफ कच्छ रिप्रेजेंट यूनिक इकोसिस्टम, यानी कि जो आपने सुना होगा कच्छ, रन कच्छ, तो भारत में जो ये रन कच्छ जो जगह है ये एक अलग ही यूनिक इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। इट इज इम्पोर्टेंट एज इट सपोर्ट्स द लास्ट पॉपुलेशन ऑफ द इंडेंजर्ड एशियाटिक वाइल्ड एस। अब ये इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये सपोर्ट करता है यानी कि इंडेंजर्ड का मतलब होता है ऐसी स्पीशीज जिन्हें विलुप्त होने का खतरा हो, ठीक है ना। तो ये इंडेंजर्ड एशियाटिक वाइल्ड एस एक ऐसी स्पीशीज को सपोर्ट करता है जो मतलब जिसकी कुछ ही पॉपुलेशन बची है, जो बहुत कम अमाउंट में बचा है, जिसके जो नंबर से काफी कम है, यानी 20, 30, 40, 50 कुछ ऐसे नंबर बचे हैं, ठीक है ना। तो ये इस स्पीशीज को सपोर्ट करता है, उसको प्रोवाइड एक हैबिटेट प्रोवाइड करता है, उसके रहने सहने के लिए अच्छी जगह प्रोवाइड करता है। एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ब्रीडिंग कॉलोनीज ऑफ द ग्रेटर एंड लेसर ऑफ फ्लेमिंगोज। और ये जो है ये सपोर्ट करता है ग्रेटर और लेसर फ्लेमिंगोज की ब्रीडिंग को, यानी कि यहाँ पर ये जो ग्रेटर और लेसर फ्लेमिंगोज है ये यहाँ पर आकर ब्रीडिंग करते हैं, तो उनके लिए भी काफी एक फेवरेबल प्लेस है। ओके, ब्रीडिंग का मतलब होता है प्रजनन। ओके, तो हमारा जोन 4 है सेमी एरिड एरिया रीजन। सेमी एरिड यानी कि अर्ध शुष्क, शुष्क का मतलब सूखी जगह। अगर कोई जगह बोल देती हूँ मैं एरिड एरिया, तो इसका मतलब वो जगह इतनी सूखी है कि वहाँ पे बारिश होती है वो बहुत ही कम होती है। यहाँ पे मैंने बोला सेमी एरिड रीजन, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पे बारिश होती है लेकिन कम होती है, मतलब अब मैं ये नहीं बोल सकती बहुत ही कम हो रही है, तो इसलिए इसको बोल दिया मैंने अर्ध शुष्क। The semi-arid region constituting 16.6% of total geographical area, तो ये 16.6% एरिया पर फैली हुई है और ये ट्रांजिशन जोन है बिटवीन डेजर्ट एंड डेंस फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ट्रांजिशन जोन यानी कि इनके बीच की जो जगह होती है डेजर्ट और किसी डेंस फॉरेस्ट के बीच की जो जगह हो गई, यानी इनके बीच की जो अवस्था हो गई, उसको बोलते हैं सेमी एरिड रीजन, ठीक है ना। इट इज स्प्रेडिंग ओवर द स्टेट्स ऑफ पंजाब। अब ये जो ये फैला हुआ है स्टेट ऑफ पंजाब तक, हरियाणा, दिल्ली, ईस्टर्न राजस्थान, नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश, गुजरात और साउथ जम्मू और कश्मीर के छोटे पार्ट तक और हिमाचल प्रदेश, तो इतने सारे स्टेट से जिंदगी ये फैला हुआ है, ठीक है। वेजिटेशन ऑफ दिस एरिया बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय, अब देखो यहाँ की जो वनस्पति इस एरिया में जो पाई जाती है वो है लो थॉर्नी ट्रीज, एक्सेशिया, एनोजेसिस, बेलेनाइट्स, कैपरिस एंड ग्रीविया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी वेजिटेशन है जो यहाँ पे पाई जाती है। अब वाइल्ड लाइफ की बात करूं मैं, यानी कि कुछ एनिमल्स जो पाया जाता है उसमें हर्बीवोर्स भी होते हैं, लाइक हर्बीवोर्स होते हैं जो पेड़ पौधे खाते हैं, ठीक है ना, जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। तो उसमें आ गए ब्लैक बक, चौसिंगा, नीलगाय, गजेला। एंड कार्निवर्स वो जो नॉन वेज खाते हैं, ठीक है ना, तो ये हो गए लायन, चीता, कैरिकल, जेकाल, वुल्फ। तो ये कुछ मैंने आपको बता दी मैंने एनिमल्स की कुछ वैरायटी, यानी कुछ फोना क्या क्या पाया जाते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट हो गया हमारा तो वेस्टर्न घाट्स, तो ये लगभग 4.4% जगह पर बना हुआ है, यानी 4% जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसका लगभग 4% ये कवर करता है, ठीक है। इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब देखो उसको मान्यता प्राप्त है कि ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट, और 8 में से एक, पूरी दुनिया में जो 8 हॉटस्पॉट है उनमें से एक इसको माना गया है, हॉटेस्ट हॉटस्पॉट इसको माना गया है। किसको? वेस्टर्न घाट्स को। द मेजर वेजिटेशन, अब देखो जो मेजरली जो यहाँ पे वनस्पतियां पाई जाती है वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, शोलास, हाई एल्टीट्यूड ग्रासलैंड्स एंड ड्राई स्क्रब वेजिटेशन। तो ये कुछ ऐसी वनस्पतियां हैं, वैसे तो इसमें जंगलों के टाइप ज्यादा बताए हैं कि किस किस तरीके के जंगल पाए जाते हैं, तो ये सब इसमें वेजिटेशन में आ गया। इस जोन में लगभग 4000 प्लांट स्पीशीज पाई जाती है, यानी पौधों की 4000 स्पीशीज पाई जाती है, प्रजातियां पाई जाती हैं, और उनमें से 1800 जो है वो एंडेमिक है, यानी कि इस जोन की स्थानिक है। देखो बाकी जो ही वो तो ऐसे हो गए कि कुछ बाहर से आए तो वो स्पीशीज इसमें जुड़ गई, लेकिन 1800 प्लांट स्पीशीज ऐसी हैं जो यहीं पे पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती, ठीक है ना। एंडेमिक का मतलब समझ गए, जो सिर्फ यहीं पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती, तो इसमें से कुछ 1800 स्पीशीज ऐसी हो गई हैं। वेस्टर्न घाट्स रीजन इज ऑल्सो रिच इन वाइल्ड इम्पोर्टेंट क्रॉप प्लांट्स। अब ये जो यहाँ पर कुछ मैं बोलूँ तो यहाँ पे कुछ जंगली फसलें भी है, कुछ जिनकी वेराइटीज इस जगह पर पाई जाती है वेस्टर्न घाट्स में। तो वो क्या है? सीरियल्स एंड मिलेट्स, लेग्यूम्स, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस। तो इनकी कुछ जंगली प्रजातियां जो है, जंगली फसलें जो है वो पाई जाती है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट फॉना यानी एनिमल्स को देखा जाए तो एशियन एलिफेंट, गौर, टाइगर, लायन टेल मकाक, नीलगिरी तार एंड नीलगिरी लंगूर। तो ये कुछ ऐसे जानवर है जो यहाँ पर पाए जाते हैं।
नेक्स्ट है हमारा जोन 6 जिसको बोलते हैं द डेक्कन प्लेट या फिर पेनिनसुला। ओके, सो ये जो हमारा डेक्कन प्लेट है ये इंडिया का लार्जेस्ट बायो जियोग्राफिक रीजन है, यानी कि भारत में जो ये 10 जोन है बायो जियोग्राफिक जोन्स हैं उनमें फर्स्ट नंबर पे, यानी सबसे बड़ा जो है वो डेक्कन प्लेट्यू है। ठीक है, ये लगभग 42% जमीन के ऊपर फैला हुआ है और ये जो जोन है इसको 6 बायोटिक प्रोविंसेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है, यानी 6 जैविक प्रांतें। लेकिन यहाँ पे मेनली देखो मैंने नेट पे भी सर्च किया था फ्रेंड्स और बुक में भी देखा, मुझे यही 5 नाम मिला, मुझे नहीं पता है छठी कौन सी है। ठीक है ना, तो उसमें सेंट्रल हाईलैंड्स, छोटा नागपुर, ईस्टर्न हाईलैंड्स, सेंट्रल प्लेट एंड डेक्कन साउथ, मतलब दक्कन साउथ जिसको बोलते हैं। ठीक है, स्पीशीज फाउंड इन दिस रीजन। अब देखो इसके अंदर कैसी कौन सी स्पीशीज पाई जाती है, चीतल, सांबर, नीलगाय एंड चाउसिंगा, बार्किंग डियर, गौर, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलो, हार्ड ग्राउंड स्वैम्प डियर, घड़ियाल, वोल्फ एंड रस्टी स्पॉटेड कैट। तो ये कुछ स्पीशीज यहाँ पे एनिमल्स की पाई जाती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट स्पीशीज भी पाई जाती है यहाँ पर, वो है हार्विकिया, पिनेटा, एल्बीजिया, टेक्टोना ग्रैंडिस एंड बोसवेलिया सेरेटा एक्सेट्रा। ठीक है ना, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट स्पीशीज यहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है जोन 7 द गंगेटिक प्लेन। ठीक है, गंगेटिक प्लेन कॉन्स्टिट्यूट अराउंड, देखो ये जो जगह है ये लगभग 10.8% जगह पर फैला हुआ है। ये वाला जो हमारा जोन है कितने पर, 10.8% पर। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक फोन, अब यहाँ पे जो मेनली जो जानवर पाए जाते हैं वो आते हैं इसमें राइनो, एलिफेंट, बफेलो, स्वैम्प डियर, होग डियर, हिस्पिड हेयर, ब्लैक बक एंड चिंकारा, और भी कुछ ऐसे बहुत सारी स्पीशीज है जो यहाँ पर पाई जाती है। जो मेनली मैंने आपको बताई ये कुछ मेजर एनिमल्स है, मतलब मेन एनिमल्स है। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन इन दिस राइस एंड व्हीट। अब कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट फसलें भी है जो यहाँ पर उगती है, वो है राइस, व्हीट और कुछ अलग जैसे कि मक्के, शुगर केन एंड कॉटन। ये कुछ ऐसी क्रॉप्स है जो इसमें उगाई जाती है, मिलती है, उगती है। नेचुरल वेजिटेशन इंक्लूड साल फॉरेस्ट, यानी प्राकृतिक वनस्पति अगर देखी जाए तो उसमें कुछ फॉरेस्ट शामिल है, साल फॉरेस्ट और मिक्स्ड ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। तो ये 2 तरीके के जंगल भी इसके अंदर शामिल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा द कोस्ट। कोस्ट का मतलब क्या होता है, तट, समुद्र तट। ठीक है ना, सो कोस्टल रीजन कॉन्स्टिट्यूट्स, अब ये वाली जो हमारा जोन है ये 2.5% एरिया पर फैला हुआ है। इसके अंदर शामिल होते हैं सैंडी बीचेस, यानी रेतीले जो बीच होते हैं, मैनग्रोव्स, मड फ्लैट्स, कोरल रीफ्स एंड मराइन एंजियोस्पर्म पास्चरेस। तो ये कुछ इसके अंदर शामिल होते हैं। वाइल्ड लाइफ ऑफ दिस जोन, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ का मतलब है जो जानवर पाए जाते हैं। ठीक है ना, अब इसमें अब वो एक्वेटिक एनिमल्स भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, सो इसमें डंगडोंग, हम्पबैक डॉल्फिन, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, बैटेगुड बस्कर टर्टल ऑफ सुंदरबंस, ह्यूज शॉर्ट सेल यूस्ट्रियन टर्टल ऑफ उत्कल बेंगाल कोस्ट, उत्कल बंगाल कोस्ट आना चाहिए। ओके, तो ये कुछ वाइल्ड लाइफ पाई जाती है। तो ये इसमें तो एक्वाटिक है। ओके, क्योंकि कोस्ट यहाँ पे समुद्री तट की बात की जा रही, तो समुद्री तट पे जितनी भी ज्यादा मतलब जितनी स्पीशीज पाई जाती होगी उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे मेनली हमने एक्वाटिक देखा। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया। क्या आता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सो नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है लगभग 5.2% जगह पर फैला हुआ है। अब ये जो रीजन है ये रिप्रेजेंट करता है ट्रांजिशन जोन बिटवीन इंडियन, इंडो मलायन एंड इंडो चाइनीज। देखो ये एक जगह इंडो मलायन और ये जगह एक इंडो चाइनीज, ये 2 रीजन है। ठीक है ना, इनके बीच में जो एक जोन स्थित होगा, एक जगह होगी, उसको हमारा ये रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है ना, तो ये नॉर्थ ईस्ट रीजन हो गया, ट्रांजिशन जोन यानी कि इनके बीच का जो जोन होता है। दिस मेक्स दिस जोन हाईली, अब देखो इसके आसपास क्या आता है, इंडो मलायन और इंडो चाइनीज, तो जिसकी वजह से बीच में आ गया, जिसकी वजह से ये जो जोन है ये हाईली रिच होता है बायोडाइवर्सिटी में, एंडेमिज्म में। एंडेमिज्म यानी कि यहाँ पे ऐसे ऐसे स्पीशीज पाए जाते हैं जो कहीं और नहीं मिलते, सिर्फ इसी जगह पे मिलती है। ठीक है ना, ये जो नॉर्थ ईस्ट रीजन हो गया ये हार्बर शरण देता है बहुत सारी बायोडाइवर्सिटीज को, लाइक ऑर्चिड्स, जिंगिबर्स, याम्स, रोडोडेंड्रॉन्स, बाम्बू, केन्स, वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स, यानी कि कुछ ऐसे वाइल्ड प्लांट्स की भी कैटेगरीज है जिनको खेती की जाती है जिनकी। ठीक है, मोर देन 8,000 स्पीसीज आउट ऑफ 15,000 ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आर फाउंड इन दिस रीजन। 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स की जो स्पीशीज है, यानी ऐसे पौधे जिन पर फूल आते हैं, क्या ऐसे पौधे जिन पर फूल आते हैं, तो 15,000 में से लगभग 8,000 स्पीशीज तो सिर्फ इसी जोन में मिल जाती है। ठीक है, टिपिकल फौना यानी एनिमल्स जो इस जोन में पाए जाते हैं होते हैं राइनोसोरस, बफेलो, एलिफेंट, स्वैम्प डियर, होगियर, पिग्मी हॉग, हॉर्नबिल एंड वाटरफाउल। एक कॉमन सी बात बता देती हूँ फ्रेंड्स मैं आपको, बहुत इजी तरीका यहाँ के सबके एनिमल्स याद करने का। कॉमन 4, 5, 7, 8 याद कर लो, आप लोगों के लिए काफी है। ढूंढ लो कॉमन बफेलो, एलिफेंट, स्वैम्प डियर। अब तक तो मैं हर जगह स्वैम्प डियर, एलिफेंट, बफेलो ये हर जगह पढ़ा चुकी हूँ, 3-4 तो यही मिल गए, बाकी उनमें से ढूंढोगे ना उन्हें भी ऐड कर दोगे तो कोई बुराई नहीं है। टीचर्स को खुद को इतना याद नहीं रहता भाई कि कौन सी जगह पे स्पेसिफिक कौन सा जानवर मिलता है, तो आप एक आध मिक्स करके भी लिख दो ना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा द आइलैंड्स। ये हमारा 10th जोन है, द आइलैंड्स। आइलैंड्स का मतलब होता है द्वीप। इंडिया हैज 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। देखो हमारे भारत में 2 ग्रुप है आइलैंड के, पहला अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दूसरा है लक्षद्वीप आइलैंड। तो दिस जोन, अब ये जो जोन है शोज हाई स्पीशीज रिचनेस, यानी इस जोन में भी बहुत ज्यादा स्पीशीज पाई जाती है, अलग अलग वेराइटीज की स्पीशीज पाई जाती है। और एंडेमिज्म फॉर प्लांट एंड बर्ड स्पीशीज, यानी कि यहाँ पे पेड़, कुछ पौधे और कुछ ऐसी बर्ड की स्पीशीज है जो सिर्फ यहीं पे पाई जाती है और पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। So some important animals of this zone। अब कुछ important animals देखा जाए तो वो है अंडमान पिग, निकोबार मकैक, निकोबार ट्री शू। देखो अब ये कुछ ऐसे नाम आ गए जिनको आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और नारकोडियम हॉर्नबिल, निकोबार पिजन, अंडमान वुड पिजन, निकोबार पैराकिट, मराइन टर्टल, फिश एंड कोरल कम्युनिटीज, डॉल्फिन्स एंड वेल्स। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एनिमल्स जो इसी जोन में पाए जाते हैं। सब इंपॉर्टेंट प्लांट स्पीशीज जो वो भी पाई जाती है इसमें, वो है डायप्टेरोकार्पस, टर्मिनेलिया एंड लेगास्ट्रोइमिया, ठीक है ना। तो ये कुछ प्लांट की भी स्पीशीज है जो यहाँ पर पाई जाती है। अब नेक्स्ट हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो हम हॉटस्पॉट्स को पढ़ने वाले हैं। इन शॉर्ट हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं वो समझा देती हूँ। एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज्यादा स्पीशीज पाई जाती है, यानी रिचनेस ऑफ स्पीशीज होता है लेकिन वो जगह खतरे में हो, ठीक है ना। तो उसको जगह को बोलते हैं बाय हॉटस्पॉट। ओके, सो हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी दोज प्लेसेस ऑन अर्थ। तो ये हमारी पृथ्वी पर वो जगह होती है विच हैव हाई बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पर यानी कि जैव विविधता होती है वो बहुत ज्यादा होती है, एंड आर थ्रेटेन्ड बाय ह्यूमन हैबिटेशन, यानी हम इंसानों की हरकतों की वजह से वो जगह बहुत मतलब खतरे में होती है, तो उसको बोल देता है हॉटस्पॉट। अब ये जो हमारी टर्म हॉटस्पॉट है बायोडाइवर्सिटी की, हॉटस्पॉट जो टर्म है इसे दिया था ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट नॉर्मन मियर्स ने, कब 1988 में। मियर ने डिफाइन की थी हॉटस्पॉट की, उन्होंने एक डेफिनेशन भी दी थी। बायोजियोग्राफिक रीजन, एक बायोजियोग्राफिक रीजन होता है हॉटस्पॉट, कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेप्शनल लेवल ऑफ एंडेमिज्म, यानी कि एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर असाधारण एंडेमिज्म, यानी कि ऐसे ऐसी स्पीशीज पाई जाती हैं जो सिर्फ इन्हीं जगह पर पाई जाती है हॉटस्पॉट में और कहीं नहीं पाई जाती। एंड बाय सीरियस लेवल ऑफ हैबिटेट लॉस, और ये ऐसी जगह होती है जहाँ पे हैबिटेट लॉस बहुत ज्यादा होता है, तो इस जगह को बोलते हैं हॉटस्पॉट। According to Conservation International, a region must fulfill the following two criteria। तो Conservation International के द्वारा किसी भी एक जगह को हॉटस्पॉट कहलाने के लिए 2 क्राइटेरिया को पूरा करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा। अब वो 2 क्राइटेरिया कौन से उन्हें देख। तो उसमें फर्स्ट है हमारा द रीजन शुड हैव एटलीस्ट 1500 स्पीशीज ऑफ वस्कुलर प्लांट, यानी कि उस जगह पे कम से भी कम 1500 स्पीशीज होनी चाहिए वस्कुलर प्लांट्स की। वस्कुलर प्लांट्स यानी ऐसे प्लांट्स जिनमें जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट हो, ठीक है ना। और इट शुड हैव अ हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, यानी कि उस जगह पर मतलब कि उस जगह पे हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म होना चाहिए, ऐसी स्पीशीज जो सिर्फ उसी जगह पे पाई जाती है, और 1500 स्पीशीज, ठीक है ना। दूसरा हमारा इट मस्ट कंटेन 30% ऑफ लेस, इस जगह पे कम से भी कम 30% या फिर उससे थोड़ा सा कम ओरिजिनल हैबिटेट होना चाहिए, यानी किसी एक स्पीशीज का ओरिजिनल हैबिटेट, यानी कि 30% स्पीशीज उस जगह पे रहनी चाहिए, ठीक है ना। एंड इट मस्ट बी थ्रेटेंड, यानी कि और उस जगह को खतरा हो अगर किसी से, तो उस जगह को हम बोलेंगे हॉटस्पॉट। एट प्रेजेंट 36 हॉटस्पॉट्स जो है वो हमारे वर्ल्ड में आइडेंटिफाई कर दिए गए हैं, और उनमें से 4 जो है वो भारत में पाए जाते हैं। 4 हॉटस्पॉट्स आर फाउंड इन इंडिया। तो फर्स्ट हिमालय, इंडो बर्मा, सुंदरलैंड्स एंड वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका। तो जो हिमालय है इसके अंदर पूरा इंडियन हिमालयन रीजन आ जाता है, इसके अंदर इंडो बर्मा में नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया आ जाता है, असम और अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को छोड़ के, नहीं इसके अंदर पूरा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया आ जाता है असम को छोड़ के, और इसके अंदर अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी शामिल हो जाते हैं, ठीक है। और जो हमारा सुंदरलैंड्स है इसके अंदर निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आता है, और वेस्टर्न घाट्स और श्रीलंका में इसके अंदर पूरा वेस्टर्न घाट्स और श्रीलंका आ जाता है, ठीक है। तो ये 4 हॉटस्पॉट्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं IUCN रेड लिस्ट। IUCN की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, और ये एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो रिस्पॉन्सिबल है असेसमेंट ऑफ स्पीशीज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी ये पूरी दुनिया में इस चीज का मूल्यांकन करती है कि अभी इस जगह पर कितनी स्पीशीज हैं, कोई स्पीशीज किसी प्रजाति को खतरा तो नहीं है, कोई लुप्त तो नहीं होगा, और अगर लुप्त हो गई है तो कौन सी लुप्त हो गई है, कितनी लुप्त हो गई है, किस किस को खतरा है, किस किस को अभी वो खतरे वाली लिस्ट में जाने वाली है। तो ये सब काम है IUCN का, ये ना। तो ये इसकी पूरा लेखा जोखा रखते हैं। IUCN जो है ये क्लासिफाई करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, और ये जो इन्फॉर्मेशन है मतलब कि करंट स्टेटस ऑफ स्पीशीज, यानी कि आज के टाइम पे हमारी पृथ्वी पर कितनी स्पीशीज है किस जगह पर, तो ये इसका करंट इन्फॉर्मेशन देता है किसके अंदर, IUCN बुक के, मतलब ये पब्लिश करती है, IUCN पब्लिश करती है करंट स्टेटस ऑफ स्पीशीज को रेड डाटा लिस्ट में। इनकी एक बुक है रेड डाटा लिस्ट, तो उसके अंदर ये सब बताते हैं कि कितनी कौन सी स्पीशीज के कितने नंबर बचे हुए, कितनी वो बची हुई है।
रेड डेटा लिस्ट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन ऑन स्टेटस। ये जो मैं रेड डेटा लिस्ट प्रोवाइड करती है इन्फॉर्मेशन पे स्टेटस एंड थ्रेट्स ऑफ स्पीशीज, यानी किसी स्पीशीज का क्या स्टेटस है और उसको कोई खतरा तो नहीं है, ये सब वगैरह, ठीक है, जिससे कि हम ये तैयारी कर पाए कि उस स्पीशीज को बचाने के लिए अब हमें क्या क्या स्ट्रेटेजीज अपनानी है, ठीक है ना, तो उसमें हेल्प करती है हमें रेड डेटा लिस्ट। अब हम देखेंगे IUCN ने जो क्लासिफाई किए स्पीशीज अलग अलग कैटेगरीज में, अब हम एक एक करके उन्हें पढ़ेंगे। तो उसमें फर्स्ट आता है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट यानी कि लुप्त, जो स्पीशीज लुप्त हो चुकी हैं। द एक्सटिंक्ट स्पीशीज आर दोज स्पीशीज, इसके अंदर वो स्पीशीज आती हैं फॉर विच नो इंडिविजुअल इज फाउंड, यानी कि हमारी पृथ्वी पर जिसका एक भी इंडिविजुअल नहीं मिलता, जैसे कि डायनासोर्स। डायनासोर एक ऐसी स्पीशीज है जो पूरी तरीके से पृथ्वी पर से गायब हो चुके हैं, आज ढूंढने पर भी आपको कहीं डायनासोर नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, तो वो एक एक्सटिंक्ट स्पीशीज है। दूसरा एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, तो एक ऐसी कैटेगरी है इसके अंदर ऐसी स्पीशीज आती हैं जिनके मतलब इसके अंदर ऐसी स्पीशीज आती हैं जिनके कुछ मेंबर्स यानी एक या दो मेंबर्स ऐसी जगह पर प्रेजेंट है, यानी कि तो कैद में प्रेजेंट है, कैप्टिविटी यानी कि तो कैद में प्रेजेंट है, या फिर आप बोल सकते हो आर्टिफिशियल सपोर्टेड पॉपुलेशन फार आउटसाइड, यानी किसी एक ऐसी जगह पर आर्टिफिशियल उनके लिए इकोसिस्टम बनाया हुआ है जहाँ पर उनको सेफ रखा हुआ है, ठीक है ना, जहाँ पर वो पाए जाते हैं वहां से उन्हें निकाल के किसी आर्टिफिशियल जगह पर रखते हैं उनकी सेफ्टी के लिए, तो ऐसी स्पीशीज को बोल देते हैं एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। और ये जो होते हैं नंबर्स में भी काफी कम होती हैं, तो इसमें वो स्पीशीज आते हैं जिनको उनके नेचुरल हैबिटेट से निकालकर आर्टिफिशियल जगह पर रख दिया जाता है, कैद में रख दिए जाते हैं और इनके नंबर काफी कम होते हैं, तो वो स्पीशीज आती है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। नेक्स्ट हमारा क्रिटिकली इंडेंजर्ड, गंभीर रूप से विलुप्त होने की जो कगार पर होती है उनको बोलते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो इसके अंदर वो स्पीशीज आती है जिनकी पॉपुलेशन रेट जो है वो बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है, और ये जो स्पीशीज है ये फेस कर रही है एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी कि इन्हें विलुप्त होने का बहुत 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 ज्यादा खतरा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंडेंजर, तो इन्हें विलुप्त होने की कगार पर है लेकिन इन्हें अभी इतना ज्यादा खतरा नहीं है जितना क्रिटिकल इंडेंजर्ड को है। सो इसके अंदर वो वाली स्पीशीज आती है जो अभी रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन को फेस कर रही है ड्यू टू हैबिटेट लॉस, यानी क्या होता है, देखो हम लोग बाग जंगल काट देते हैं, पूरे के पूरे जंगल साफ कर देते हैं अपनी फैक्ट्रीज वगैरह बनाने के लिए, खेती वगैरह करने के लिए, तो जिससे क्या होता है स्पीशीज का जो घर होता है उनका जो हैबिटेट होता है वो लॉस हो जाता है। तो इसकी वजह से बहुत सारी ऐसी स्पीशीज होती है जो अपनी जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और वो वहां पर रह नहीं पाती और उनको विलुप्त होने का जो खतरा होता है वो बढ़ जाता है। तो ऐसी स्पीशीज होती है वो इंडेंजर्ड स्पीशीज होती है, ठीक है। और ये जो स्पीशीज है ये भविष्य में खत्म हो जाएंगी, यानी इन्हें बहुत ज्यादा खतरा है कि भविष्य में बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा वल्नरेबल, यानी कि जो खतरे होने के भी चपेट में आई हैं सिर्फ, ठीक है ना। इनकी जो स्पीशीज है इसमें पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा तेजी से इनकी पॉपुलेशन में भी गिरावट जो है वो नोटिस की जा रही है। किसकी वजह से? हैबिटेट लॉस की वजह से, डिफोरेस्टेशन और अदर फैक्टर्स। ऐसी कुछ हमारी इंसानी हरकतें हैं जिनकी वजह से जो स्पीशीज है ये बेचारी आज खतरे की चपेट में आ गई हैं और ये जो स्पीशीज है ये आगे आने वाले भविष्य में इंडेंजर्ड हो जाएंगी, ठीक है ना। अगर हम इनका अगर इनका सर्वाइवल रेट जो है इसी तरीके से गिरता रहा तो ये भविष्य में जाके इंडेंजर्ड हो जाएंगी। नेक्स्ट है नियर थ्रेटेंड, ठीक है। सो इसके अंदर वो वाली स्पीशीज आ जाती है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड या फिर इंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरीज के लिए क्वालिफाई नहीं किया है जिन्होंने अभी, यानी जिनके भी थोड़े बहुत नंबर ना, जिनके भी थोड़ी सी स्पीशीज के जो नंबर्स है वो पाए जाते हैं इंडिविजुअल्स के, लेकिन ये जल्दी ही क्वालिफाई कर जाएंगे थ्रेटेंड कैटेगरी के लिए फ्यूचर में। अगर हम स्पीशीज को बचाया नहीं गया तो ये जल्दी ही खतरे पर आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारा लीस्ट कंसर्न, यानी ये ऐसी स्पीशीज है जो आज भी काफी जिनके काफी नंबर्स जो है पाए जाते हैं, इतनी ज्यादा उनकी संख्या कम नहीं हुई है और इनको जो बहुत कम खतरा है जिनको, तो उनको बोल देते हैं लीस्ट कंसर्न, यानी जिनके ऊपर चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो ये कुछ ऐसी स्पीशीज थी अलग अलग कैटेगरीज जो IUCN रेड लिस्ट बुक में जो उन्होंने अपने डिवाइड की हुई है। सो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।